तो बेटा जी देखो, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था? कॉन्सेप्ट बेटा ये था, मैंने केवल इतनी वर्किंग लिखी, पहले यू रखा हुआ था। जब मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूं तो पी क्यू ऊपर आ जाता है, आर एस नीचे, और ये आधा रोटेशन। तो यहां पहले फ्लक्स जीरो था, अब मैक्सिमम, अब जीरो। और करंट की डायरेक्शन राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे मोशन है, ये मोशन है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? अलोंग पी क्यू आर एस। और ये बेटा अभी मैं और डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? इन अनदर हाफ रोटेशन, अनदर हाफ रोटेशन, RS moves up and PQ down, and again magnetic flux change 0 to maximum and maximum to 0. But direction of current would be along SRQP. Therefore, alternating current flow in the resistance R. एक सेकंड जरा इस पूरी लाइन को देखो। जब तक ये नहीं देखोगे बेटा समझ नहीं आएगा डायग्रामेटिकली। और मैं डायग्राम बनाता हूं, मैं जरा एक की लोड लेके आता हूं, जरा देखो 1 मिनट के लिए जरा। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट? अब इतना लिख देना बेटा वर्किंग नहीं होगी। वर्किंग में मुझे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आप इसे लिखें ना लिखें, आप इसे लिखना भूल जाते हैं चल जाएगा, पर यदि डायग्राम बनाना भूल गए फिर बेटा बहुत दिक्कत होगी। और वो भी जैसे डायग्राम मैं बना रहा हूं बिल्कुल सेम फेज में बनाने, जरा सा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहां पहले एक मैग्नेट, एक बेटा कॉइल,
उसमें थोड़ा वक्त लगता है बेटा, फेजिस के साथ बनाने होते हैं। ये P था, ये Q है, ये R है, ये S है। PQR ऊपर आ गई, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल बेटा यूं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे, नॉर्मल भी बेटा ऐसे ही। जब बेटा ये ऐसे रोटेट करेगी, PQ पहले ये ऐसे था, ये अभी यूं आ गया, अब ये ऐसे रोटेट करेगी, तो इधर क्या होगा बेटा, P, ये Q, इधर बेटा R, ये S। फिर से मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहा, नॉर्मल बेटा फिर 90 डिग्री पर हो गया, ये 90 डिग्री है। उसके बाद बेटा फिर अब कौन सी आर्म ऊपर जाएगी, ये बच्चे पता नहीं मैं किन्हें किन्हें देखूं, डायग्राम देखूं या इन्हें देखूं, ये बाहर निकल आते हैं। तो एक बेटा ये गलत बन गया, ये N, ये S, अब बेटा RS ऊपर आ गया, ये थोड़ा आगे बन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, यही बेटा नॉर्मल, पर एक लिया था तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। ये बेटा S बिल्कुल बराबर गैप पर, जब एग्जामिनेशन में ये आता है तो बेटा कॉपी को लंबी करके और तब बनाना चाहिए। केवल जनरेटर की वर्किंग भी पूछ लेते हैं, और टीचर यही जानना चाहता है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं कि कितना एंगल है और किस एंगल से किधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये P, ये Q, ये बेटा R, ये S, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर बेटा नॉर्मल 90 डिग्री।
ये मैंने 5 डायग्राम बनाए। जब भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, कॉपी ऐसे वर्टिकल होती है, उसे हॉरिजॉन्टल कर लो और लाइन वाइज इन डायग्राम्स को बनाएंगे। बराबर गैप रखना है। जो ये बना सिस्टम, ये इनके बीच में बिल्कुल इक्वल गैप होना चाहिए। ये नहीं है कि एक यहां बना दिया और एक वहां जाके बना दिया, तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा बेटा। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी सुनो। मैं इसी के नीचे इसका ग्राफ बनाऊंगा। लाइन टेढ़ी हो गई, ये है बेटा टाइम और ये है बेटा करंट। ये 0 बिल्कुल इसके सामने, इस एक्सिस के सामने। तो अब बात शुरू करते हैं। यहां पर इसके बिल्कुल सामने क्या होगा, ये T/4। इसके सामने क्या होगा, ये T/2। इसके सामने T/4 और इसके सामने क्या होगा बेटा, T। ये टाइम है। अब आ जाओ जरा, ये रहा मेरे पास, ये जो कील ठोकी हुई है मैंने, इसे नॉर्मल मान ऐसे रखा हुआ ही हूं। नॉर्मल ऐसे ऊपर को दिखाया है 90 डिग्री पर, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एन से एस की तरफ है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इसे ये यहां पर है तो थीटा तो हो गया 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री ये, और बेटा हो गया 0। फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स एन बी ए cos of 90 दैट इज 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया 0, करंट क्या होगी 0, टाइम क्या हो गया 0। अभी तो स्टार्टिंग है, तो यहां पर करंट क्या है 0। अब ये यहां से ऐसे रोटेट हुआ, ये बेटा नॉर्मल और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना हो गया बेटा 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो गया बेटा एन बी ए मैक्सिमम, ईएमएफ क्या होगा बेटा मैक्सिमम, करंट क्या होगा बेटा मैक्सिमम, और टाइम क्या होगा बेटा T/4। क्योंकि ये पूरा रोटेशन कैसे होगा, यहां है, ये घूम के आ गया पूरा रोटेशन। तो जब यहां से ऐसे आएगा T/4, T/2, 3T/4 और फिर T, पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड। तो अब यहां पर करंट बेटा मैक्सिमम होगी, ये करंट मैक्सिमम T/4 पर करंट क्या है मैक्सिमम। अब ये यहां पर था, यहां से घूम गया यूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्मल नीचे की तरफ, इसे नीचे दिखा दो नॉर्मल को, एंगल कितना 90 डिग्री, थीटा अगेन 90 डिग्री, फ्लक्स वुड बी 0, ईएमएफ 0, करंट 0, टाइम बेटा T/2, और अब यहां पर जो करंट है वो हो गया 0। यहां के बाद अब ये ऐसे आर PQ ऊपर आई, तो PQ जब ऐसे आया तो नॉर्मल हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा 180, फ्लक्स नेगेटिव पर मैक्सिमम, ईएमएफ नेगेटिव पर मैक्सिमम, करंट नेगेटिव पर मैक्सिमम, टाइम 3T/4,
अब बेटा यहां ये घूम के फिर वापस वहीं आ गया, वापस आया तो थीटा बेटा 90 डिग्री, फ्लक्स बेटा 0, ईएमएफ 0, करंट बेटा 0, टाइम कितना बेटा t। तो यहां पर तो ये नेगेटिव था, और यहां आ गया बेटा कितना 0। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन मैंने क्या कहा था कि ये यहां से जब यूं जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है, यूं था जो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो इसमें डायरेक्शन भी दिखानी है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है पी क्यू आर एस, इसमें करंट 0, इसमें एस आर क्यू पी। क्योंकि जब यहां से करंट आएगी तो इधर से आपको एस आर क्यू पी दिखेगा, इधर से पी क्यू आर, इधर से एस आर क्यू पी। तो यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बना दो बेटा ग्राफ। इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इस बात का ध्यान रखना है, यदि मैंने कोई भी चीज मेंशन करने में कोई भी गलती नहीं की है, मैंने जल्दबाजी नहीं की है, तो आपको भी नहीं करना है। वर्किंग आता है पूरा एक वर्टिकल पेज ले लेंगे, उस पेज पर पहले ये बराबर बराबर गैप पर सारे डायग्राम बनाएंगे, उनके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या है, फिर बेटा उसी के बिल्कुल नीचे ग्राफ बनाएंगे। ये करंट का फ्लो है। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है? धीरज, धीरज सर करंट की डायरेक्शन बता दो एक बार। वंश बेटा करंट की डायरेक्शन निकालते इससे, ये होता है बेटा, ये बेटा मेरे पास ये है मोशन, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। अब इसे देख, ये ऐसे रखा हुआ था तेरे सामने बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये, जब इसे तू यूं घुमाएगा तो ये मोशन है बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये डायरेक्शन आ गई ऐसे, और ये क्या लिखा हुआ बेटा पी क्यू आर एस। जब ये घूम के ऐसे आया तो अब यहां पर करंट ऐसे, ये क्या है बेटा एस आर क्यू पी, फिर क्या होगा पी क्यू आर एस, ये क्या होगा एस आर क्यू पी, ये घूमता रहेगा बेटा। एक बार डायरेक्शन कैसी होगी पी क्यू आर एस, एक बार एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी। वंश यस सर। समझ गया बेटा? यस सर। तो वैसे तो मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें बिल्कुल एक्यूरेट बनाया था, फिर भी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि ये बेटा थोड़ा परफेक्ट लगे आपको। डन बेटा? यस सर। और इस बात को ध्यान रखेंगे जब भी जनरेटर आपको डिस्कस करने के लिए आता है तो उसमें बेटा जरा सा भी लापरवाही नहीं करनी है बेटा, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो मैंने डायग्राम बनाया था वो विद लेवल डायग्राम होना चाहिए। हर चीज को बताओ, ये ब्रश है, ये रिंग है, ये शाफ्ट है, ये मैग्नेट है, सब कुछ एक्सप्लेन करो। और मेन बेटा वर्किंग होती है। कभी कभी क्वेश्चन को छोटा करने के लिए लिखता है व्हाट इज अल्टरनेटिंग या एसी जनरेटर, एक्सप्लेन विद वर्किंग, डायग्राम बनाओ और उसकी वर्किंग। तो बस उसके बारे में लिखना, प्रिंसिपल लिखना, डायग्राम बनाना और वर्किंग लिख के एक्सप्लेन करनी। और थ्योरी तो बेटा साथ में रहेगी, क्योंकि बिना थ्योरी के हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? धीरज? यस सर। नहीं है सर। चलो बेटा,
बात करते हैं बेटा इसकी वर्किंग, सॉरी थ्योरी। थ्योरी लेट PQRS be a rectangular coil such that PQ equals to RS equals to L, ये बेटा लेंथ है, QR equals to PS equals to B, ये बेटा ब्रेथ है, A equals to बेटा L into B area of coil, N बेटा number of turns, B बेटा magnetic field intensity, ओमेगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा होता है बेटा थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल्स टू बेटा ओमेगा टी। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू बेटा एन बी डॉट ए, फ्लक्स इक्वल्स टू बेटा एन बी ए कोस ऑफ थीटा, फ्लक्स हो गया बेटा एन बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। ये बेटा फ्लक्स। अब लगाओ बेटा बाय सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे ने क्या कहा था बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी फ्रॉम इक्वेशन 2, E equals to minus d over dt of NBA cos omega t minus NBA d over dt of cos omega t, T equals to बेटा माइनस NBA cos का होता है माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वल्स टू बेटा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, या तो बेटा ये ईएमएफ और NBA ओमेगा को लिखते हैं बेटा E नॉट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो E इक्वल्स टू बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इन एसी। जो बेटा इससे आगे वाला चैप्टर है ना अल्टरनेटिंग करंट, वो चैप्टर इसी इक्वेशन पर बेस्ड है बेटा। केवल दो इक्वेशन यूज होती है उसमें, और वो इक्वेशन कहां से मिलती है, जनरेटर से। एक है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेटा ईएमएफ की इक्वेशन, E नॉट इसमें पीक वैल्यू होता है,
लेट आर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो बाई ओम्स लॉ I इक्वल्स टू बेटा E बाई आर। आई ई कितना है बेटा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर, या I इक्वल्स टू बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ करंट इन एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट में ये इक्वेशन ऑफ करंट है बेटा। ये दो इक्वेशन, इन्हीं से बेटा ऑल्टरनेटिंग चैप्टर शुरू होता है, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, और इसे बोलते हैं बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक जो मैंने ग्राफ बनाया था पहले जीरो था, जीरो से ऐसे उठता हुआ गया, तो यहां पर पीक वैल्यू भी पूछी जा सकती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सब को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। दोनों ही एक यूनिट है, और मैंने कहा था कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक, ये और एसी चारों मिलके 17 नंबर का चैप्टर है। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन, उसमें एमसीजी था, और बेटा जी यहां पर एसी जनरेटर है, और अभी तो एक ट्रांसफार्मर आएगा, तो 2, 3, 4 तो उसमें डिवाइस ही होती हैं। तो ये बेटा पूरा ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर है, यहां तक आप लिखेंगे तब जाके बेटा 5 मार्क्स मिलते हैं 5 नंबर का। ट्रांसफार्मर भी बड़ा होगा, बड़ा था, आपने एमसीजी पढ़ा था वो भी बड़ा था, और इन्हें डिवाइस कहते हैं। इस साल कुछ ऐसा हुआ था कि एक डिवाइस केवल 3 नंबर में आई थी, अदरवाइज 5 मार्क्स की डिवाइस आती है। और इस पूरे चैप्टर में जो हम ये पढ़ते हुए जा रहे हैं, 3 नंबर में एक्सप्रेशन इंडक्टर का, म्यूचुअल इंडक्शन का, एनर्जी स्टोर, इमोशनल ईएमएफ, और 5 नंबर में एसी जनरेटर। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि केवल ऐसे ऑनलाइन सुन लिया या लिखा भी नहीं है, पर बेटा जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी आपको जो मैंने डायग्राम बनाया था आपने लिख लिया, एक बार देख लिया, जब तक खुद नहीं बनाएंगे, खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो तरीका तो बेटा यही होता है कि एक बार मैंने बताया, पीडीएफ आपने लिख ली, उसे 2-3 बार पढ़ो, उसे लिख के देखो, डायग्राम प्रॉपर बनाओ, तब याद रहेगा। अब आप पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो, दूसरे चैप्टर के बारे में सोचना शुरू करो, आपका टच हट चुका है। तो बेटा इस टच को बनाए रखने के लिए इस संडे तो कुछ नहीं, अगले संडे फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट रखेंगे। 1 हफ्ता है आपके पास, उसे रिवाइज करो। जब रिवाइज करोगे तभी बेटा वो हो पाएगा, क्योंकि पीछे का रिवीजन होना भी जरूरी है। फिर अगली बार इस वाले चैप्टर का टेस्ट रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक तो बेटा बचती है एडी करंट, और मैंने कहा था एनसीईआरटी के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं 15-15 मिनट लग जाते हैं बेटा उनमें, और बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एसी जनरेटर था, इसे अच्छे से बेटा करिए, और ट्यूसडे की क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
क्योंकि अभी एक तो एडी करंट में लग जाएगी एक मीटिंग, तो और एक में वो न्यूमेरिकल्स में लग जाएगी बेटा। और इनमें से बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने फी सबमिट नहीं की है। तो बेटा ऐसे मत करो, क्योंकि मुझे वो नहीं आता कि मेरे को ये नहीं बोला जाता कि मैं तुझे क्लास से निकाल दूंगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना मैं ऐसा बोल पाऊंगा। पर बेटा आपको थोड़ा सोचना चाहिए, मैं कितना कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जब तक आप सोचेंगे नहीं तो फी भी सबमिट नहीं होगी। तो थोड़ा सा कोशिश करो और फी सबमिट करो, और ट्यूसडे क्लास में मिलते हैं। और आज जाके मैं आज ही इस चैप्टर का असाइनमेंट डालूंगा। वो असाइनमेंट के लिए आपको संडे मिलेगा, मंडे मिलेगा, दोनों दिन उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, मुझे सेंड करेंगे, और जो वो डाउट होंगे उसके भी डाउट ले लेंगे। तो ट्यूसडे की क्लास में इसे अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, और फिर बेटा थर्सडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। धीरज, 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 चलो नहीं बोल रहा तो बेटा गुड इवनिंग। अंजलि, गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते। यस सर। नमस्ते सर बेटा। नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।